Assalamu alaikum students, I am Faiza Fahim. I am your maths teacher class 9th. स्टूडेंट्स लेक्चर 3.24 में हमने एक्सरसाइज 3.4 से रिलेटेड एग्जांपल्स को सॉल्व किया था और हमारी एक्सरसाइज 3.4 भी कंप्लीट हो चुकी है और हमारा चैप्टर जो है वो कंप्लीट हो चुका है, लेकिन इसकी जो रिव्यू एक्सरसाइज है वो हमारी अभी रहती है। इस रिव्यू एक्सरसाइज को हम इस लेक्चर में स्टार्ट करेंगे, तो चलते हैं वाइट बोर्ड की तरफ। स्टूडेंट्स, रिव्यू एक्सरसाइज 3 का क्वेश्चन नंबर 1 है मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, चूज द करेक्ट आंसर। यानी कि हमारे पास क्वेश्चंस हैं और उनके साथ मल्टीपल चॉइस जो हैं वो आंसर्स हैं। हमने इनमें से बेस्ट आंसर जो है, करेक्ट आंसर जो है वो चूज करना है। तो पहला हमारे पास है इफ ए की पावर एक्स इज इक्वल टू एन। ये स्टूडेंट्स हमारे पास कौन सी फॉर्म है? एक्सपोनेंशियल फॉर्म है। हमने एक्सपोनेंशियल फॉर्म को 3.1 में एक्सपोनेंशियल फॉर्म को लॉगरिथमिक फॉर्म में कन्वर्ट करना सीखा था। यहाँ पर हम रिवाइज करते हैं उसे थोड़ा सा। a की पावर x इज इक्वल टू n। ये हमारे पास एक्सपोनेंशियल फॉर्म है, इसकी इक्विवेलेंट फॉर्म हमारे पास क्या होगी लॉगरिथमिक फॉर्म की? वो उसमें हम इस तरह से बनाते थे कि हमारे पास जो बेस है उसको a लिखते हैं, यहाँ पर बेस log ऑफ a, यानी कि log की बेस में लिखते थे यहाँ पे जो बेस है, और हमारे पास जो आंसर होता था एक्सपोनेंशियल का उसको log के सामने लिखते थे, फिर इज इक्वल टू का साइन, और जो हमारे पास एक्सपोनेंट होता था वो हमारा log का आंसर होता था, यानी कि हमने वहां पर उसे फाइंड करना होता था। तो यहाँ पर स्टूडेंट्स हमारे पास अब ये बना है log ऑफ n टू द बेस a इज इक्वल टू x। इसको हम अपने ऑप्शंस में देखते हैं कि कौन सा ऑप्शन इसके साथ मैच करता है। तो ए ऑप्शन देखें तो वो मैच नहीं करा, क्योंकि a इज इक्वल टू log ऑफ n टू द बेस x है। बी ऑप्शन देखें तो बी ऑप्शन में हमारे पास है x इज इक्वल टू log ऑफ a टू द बेस n। ये भी रॉन्ग है क्योंकि यहाँ पे log ऑफ a लिखा हुआ है। सी ऑप्शन क्या है? x इज इक्वल टू log ऑफ n टू द बेस a। सी ऑप्शन हमारी जो आंसर है उसके साथ मैच करती है, तो सी ऑप्शन हमारा करेक्ट है। जो पार्ट 2 है क्वेश्चन नंबर 1 का, हमने उसमें पूछा है उसने द रिलेशन y इज इक्वल टू log ऑफ x टू द बेस z इम्प्लाइज। यानी कि अब हमारे पास कौन सी फॉर्म है? log की फॉर्म है, और हमने इसको किस में कन्वर्ट करना है? एक्सपोनेंशियल फॉर्म में, क्योंकि हमारे पास जो चूज द बेस्ट आंसर्स हैं वो एक्सपोनेंशियल में है। तो हम यहाँ पर इसे कन्वर्ट करते हैं साइड पर, y इज इक्वल टू log ऑफ x टू द बेस z। इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में हम इस तरह से लिखते थे कि जो log की बेस होती है उसको यहाँ पे बेस में लिखते हैं, जो इस साइड पर इक्वलिटी के इस साइड पर होता है वो उस बेस का एक्सपोनेंट होता है, इज इक्वल टू x। तो स्टूडेंट्स ये हमारी है एक्सपोनेंशियल फॉर्म इक्विवेलेंट टू log फॉर्म। इसको हम ऑप्शंस में चेक करते हैं। जो ए ऑप्शन है उसमें है x की पावर y इज इक्वल टू z, ये ऑप्शन नहीं है। बी ऑप्शन में है z रेज टू पावर y इज इक्वल टू x। तो ये जो बी ऑप्शन है ये हमारे ऑप्शन से बिल्कुल मैच करता है, तो हमारा ये बी ऑप्शन करेक्ट है। अब हमारा 3 जो पार्ट है क्वेश्चन नंबर 1 का, उसमें है द लॉगरिथम ऑफ यूनिटी टू एनी बेस। द लॉगरिथम ऑफ यूनिटी, यूनिटी कहते हैं 1 को, यानी कि log ऑफ 1 पूछा गया है टू एनी बेस, यानी कोई किसी भी बेस के साथ log ऑफ 1 की क्या वैल्यू होगी। यहाँ मैं लेट के लेती हूँ, मेरी बेस है 10, तो log ऑफ 1 हमने पढ़ा है log ऑफ 1 की वैल्यू होती है 0। क्यों स्टूडेंट्स यहाँ पे log ऑफ 1 की वैल्यू 0 है? क्योंकि यहाँ पर हम जब एक्सपोनेंशियल फॉर्म में इसको इक्वल करते हैं तो यहाँ पर हम वो वाला नंबर रखते हैं, इक्वलिटी के इस साइड पर हमारे पास वो नंबर होता है जिसमें बेस की पावर ली जाए तो आंसर आता है 1। तो यहाँ पर जो बेस 10 है, अगर हम उसकी पावर यहाँ पे क्या नंबर लिखेंगे उसका आंसर 1 के इक्वल आए, तो 10 की पावर जो 0 होगी उसका आंसर होगा 1। तो इसका मतलब है कि 10 रेज टू पावर 0 होता है 1। अगर यहाँ पे मैं बेस लेती हूँ 1 की जगह पे मैं ले लेती हूँ, या 10 की जगह पे ले लेती हूँ 3, क्योंकि उसने कहा है एनी बेस। एनी बेस का मतलब है 2, 3, 5, 10 कोई भी बेस हो सकती है। तो यहाँ पहले मैंने बेस 10 लेके देखा, अब मैंने बेस 3 लेके देखती हूँ कि मेरा आंसर log ऑफ 1 का 0 कैसे आता है। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर हम जब एक्सपोनेंशियल फॉर्म में से कन्वर्ट करें तो हम लिखेंगे 3, और यहाँ पे कौन सा वो नंबर होगा जो यहाँ पर आएगा तो उसका आंसर 1 आएगा। 3 की पावर क्या होगी? 3 की पावर में पता है 0 होगी, तो आंसर आता है 1। तो इट मीन्स के log ऑफ 1 टू एनी बेस इज इक्वल टू 0, यानी कि डी ऑप्शन हमारा करेक्ट है। क्योंकि स्टूडेंट्स यहाँ पर किसी भी बेस का किसी भी नंबर का जो है पावर 0 हो तो वो आंसर 1 देती है, इसलिए उसने यहाँ पे कहा द लॉगरिथम ऑफ यूनिटी टू द एनी बेस। एनी बेस इसलिए कहा है क्योंकि
1 जो आंसर आता है लॉगरिदम ऑफ यूनिटी जो 1 आ रहा है वो एक्सपोनेंशियल फॉर्म में किसी भी नंबर को हम अगर फॉर एग्जांपल बेस 100 है उसका आंसर भी उसकी भी पावर 0 लें तो आंसर 1 आता है। तो पहले आपने इसको लॉग को एक्सपोनेंशियल फॉर्म में देखना है। एक्सपोनेंशियल फॉर्म में देखा तो हमारे पास जो बेस यहाँ पे 10 ली थी उसकी कौन सी ऐसी पावर लें कि आंसर 1 आए, क्योंकि एक्सपोनेंशियल फॉर्म में जो लॉग के सामने वैल्यू लिखी होती है वो एक्सपोनेंशियल का आंसर होती है। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर हमारे पास आंसर आया 0, क्योंकि log ऑफ 1 इज इक्वल टू 0, ये वैसे भी हमें याद है। अब हमारे पास है फोर्थ वाला, द लॉगरिदम ऑफ एनी नंबर। आप किसका लॉग लेना है? एनी नंबर, किसी भी नंबर का लॉग, टू इटसेल्फ, मतलब अपने ही साथ उस नंबर का जो लॉग होगा एज बेस, टू इटसेल्फ एज बेस इज कॉल्ड, यानी कि हमने लॉगरिदम लेना है एनी नंबर, किसी भी लॉगरिदम का नंबर, किसी भी नंबर का लॉगरिदम जो लेना है उसकी बेस भी वही होगी। फॉर एग्जांपल यहाँ मैं लिखती हूँ log ऑफ 10 और बेस भी 10, तो आंसर क्या आएगा स्टूडेंट्स? यहाँ पर आंसर होगा 1। ये किस तरह से 1 आया है? अगर मैं log ऑफ 20 लेती हूँ टू द बेस 20, आंसर होगा 1। अगर मैं log ऑफ a लेती हूँ जो कि हमने पढ़ा था जनरल फॉर्म में, तो आंसर आता है 1। अब ये किस तरह से ये मैंने लिया है, ये जो क्वेश्चन उसने लिखा था लॉगरिदम ऑफ एनी नंबर, यानी कि मैं log किसी भी नंबर का लूँ। मैंने 10 का लिया, फिर मैंने 20 का लिया, फिर मैंने a का लिया, फिर उसने कहा जो आप log ले रहे हैं एनी नंबर का टू इटसेल्फ एज बेस, बेस भी अपनी ही लेनी है उसकी, यानी अगर नंबर 10 ले रहे हैं तो बेस भी 10 लेनी है, नंबर 20 लिया तो बेस भी 20 ली, क्योंकि उसने कहा लॉगरिदम ऑफ एनी नंबर टू इटसेल्फ एज बेस, बेस भी अपनी ही होनी चाहिए उसकी। तो मैंने log ऑफ a टू द बेस a लिया, तो आंसर 1 तीनों केस में किस तरह से आया है स्टूडेंट्स? अगर हम इनको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में देखें तो एक्सपोनेंशियल फॉर्म में मैं लिखूंगी यहाँ पर 10 इज इक्वल टू, और ये आंसर यहाँ पर होता है एक्सपोनेंशियल में, यहाँ लिख दिया। अब पावर में क्या ऐसा नंबर होगा जिसकी मैं पावर लूंगी 10 की तो आंसर 10 आएगा? वो नंबर होगा 1, क्योंकि 10 की पावर 1 होता है 10। यहाँ पर हमारे पास ये नंबर फाइंड आउट करना था ना हमने। फॉर एग्जांपल हमारे पास नंबर नहीं है इस वक्त, ये नंबर हमारे पास 1 नहीं है, यानी कि ये नंबर 1 नहीं है। मैं 20 को सॉल्व करने लगी हूँ, तो मैं लिखूंगी यहाँ पर 20, ये बेस वाला नंबर लिखा है एक्सपोनेंशियल फॉर्म में, फिर यहाँ पर इज इक्वल टू 20, ये एक्सपोनेंशियल फॉर्म में। यहाँ पे क्या आएगा नंबर? इस प्लेस पे ऐसी कौन सा नंबर आएगा जिसका आंसर 20 के इक्वल होगा? तो वो नंबर है 1, यानी 20 की पावर 1 लेंगे तो आंसर कितना आएगा? 20। तो इट मीन्स स्टूडेंट्स कोई भी नंबर हो जिसका लॉगरिदम जो है उसकी बेस के साथ लिया जाए तो हमारे पास आंसर क्या आता है? 1। और ये बहुत बहुत ही इंपॉर्टेंट जो है हमारा MCQ है। तो हम यहाँ पर ए पार्ट जो हमारे पास, ए ऑप्शन करेक्ट है। फिफ्थ पार्ट है log ऑफ e इज इक्वल टू, क्या होगा? यानी log जो है वो e नंबर का log जो है वो क्या होगा, जबकि e की वैल्यू उसने हमें दे दी है 27.18। स्टूडेंट्स हमने जो log ऑफ e फाइंड आउट करना है तो हम यहाँ लिखेंगे log ऑफ 2.718, हमने फाइंड करना है log ऑफ 2.718, यानी e जो था वो है 2.718, तो मैंने यहाँ e की वैल्यू की जगह पर लगा दिया 2.718। अब यहाँ पर पहले करेक्टरिस्टिक्स लिखनी है log फाइंड आउट करते हुए, फिर मंटीसा फाइंड आउट करेंगे। तो जो करेक्टरिस्टिक्स है वो हमने इंटीग्रल पार्ट के नंबर ऑफ डिजिट्स को देखना है। यहाँ 1 डिजिट है, इससे एक कम करेक्टरिस्टिक्स होगी तो वो है 0 पॉइंट। अब मंटीसा हमने जो फाइंड आउट करना है वो हमने 4 सिग्निफिकेंट डिजिट्स को देख के फाइंड आउट करना है, यानी 2718 को हम 27 को log टेबल में देखेंगे 1 वाले कॉलम में, तो हमारे पास जो वैल्यू आती है वो है 4330, उसमें हमने प्लस करना है मीन डिफरेंस के 8 कॉलम वाली वैल्यू को हॉरिजॉन्टली देखते हुए, और वो वैल्यू है 13। इन दोनों को प्लस किया तो हमारे पास क्या आता है? मंटीसा 4343, हम यहाँ पे लिखेंगे 4343। हम अभी हमारे पास आ गया है पूरा log, और अब हम यहाँ देखते हैं log ऑफ e की वैल्यू कौन सी है? 0.4343, वो है ऑप्शन बी। तो स्टूडेंट्स ऑप्शन बी करेक्ट है। अब हमारा जो सिक्स्थ पार्ट है, सिक्स्थ पार्ट में कहते हैं द वैल्यू ऑफ log ऑफ p बाई q इज, ये हमारा है सेकेंड लॉ ऑफ लॉगरिदम। हमने सेकेंड लॉ ऑफ लॉगरिदम में पढ़ा था कि अगर दो जो वैल्यूज हैं वो डिवाइड हो रही हूँ तो हम उन्हें क्या करते हैं? m माइनस log ऑफ n, हम उन्हें माइनस के साथ दोनों को log सेपरेट कर देते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास इस वक्त log ऑफ p ओवर q है, यानी यहाँ पर m जो है वो p है और q जो है वो n है। तो यहाँ पर जब हम यहाँ पे लॉ अप्लाई करेंगे तो क्या आएगा? log ऑफ p माइनस log ऑफ q, log ऑफ p माइनस log ऑफ q। तो यह वैल्यू कौन से ऑप्शन में है?
तो ये है ऑप्शन 1 में ही है, ए में ही है, तो हम इसको सर्कल कर देते हैं, हमारा ऑप्शन ए करेक्ट है। 7th पार्ट में हमारे पास अब ये उसने हमें स्टूडेंट्स पहले हमने लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड है ना, पहले हमारे पास लॉग की लेफ्ट हैंड साइड गिवन थी 6 वाले में, तो हमने राइट हैंड साइड बनाई है। अब हमारे पास राइट हैंड साइड वो दे रहा है और लेफ्ट हैंड साइड को 7th वाले पार्ट में बनाना है, तो देखते हैं log of p माइनस log of q इज सेम एज, किसके सेम होगा, अभी हमने इसका ये वाला पार्ट गिवन है तो ये होगा p ओवर q, यानी हम लिखेंगे log p ओवर q, तो ऑप्शन ए है log q ओवर p, ऑप्शन बी है log p माइनस q, ये भी ठीक नहीं है। ऑप्शन सी में log of p ओवर log of q, ये भी गलत है क्योंकि 2 दफ़ा log लिख दिया उसने। ऑप्शन डी में है log of p ओवर q, तो ऑप्शन डी हमारा जो है वो करेक्ट है। 8th पार्ट है log of m की पावर n कैन बी रिटर्न एज, ये भी एक लॉ है स्टूडेंट्स, हमारे पास 4th जो लॉ थे उनको उसने MCQs में पूछा है और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। log of m की पावर n को हमारा थर्ड लॉ है, थर्ड लॉ के मुताबिक हम क्या करते थे स्टूडेंट्स, थर्ड लॉ में हम पावर को पहले लिख देते थे और log of m, तो यहाँ पर ये ऑप्शन जो है वो करेक्ट है। ए ऑप्शन देखें तो वो है log of m की पावर n, ये भी क्रॉस है। बी ऑप्शन है m log of n, ये उसने पावर गलत लगा दी यहाँ पर, ये भी गलत है। सी ऑप्शन है n log of m, ये हमारी जो है ऑप्शन सी जो है वो करेक्ट है, ऑप्शन डी भी गलत है। अब हम 9 वाले को देखते हैं। 9 वाले में स्टूडेंट्स हमारे पास जो 4th लॉ था चेंज ऑफ द बेस फॉर्मूला जो वाला जो हमारे पास लॉ था वो हमारे पास लिखा है उसने और कहता है कैन बी रिटर्न एज, उसको हमने किस तरह से लिख सकते हैं, तो यहाँ पर हम इसे सॉल्व कर लेते हैं थोड़ा सा, जिस तरह से हमने क्वेश्चंस में भी सॉल्व किया इसे। ये लिखा हुआ है log of b टू द बेस c। स्टूडेंट्स ये जो हमारे पास है चेंज ऑफ द बेस फॉर्मूला के मुताबिक इसको हम लिख सकते हैं log of a ओवर log of b, ये a और b की तरह हम लिखते थे क्रॉस log of b ओवर log of c। इस पर मैंने सेपरेट जो है वो डिवीजन वाला चेंज ऑफ द बेस फॉर्मूला लगाया है और इस पर सेपरेट लगाया है। अब हम इसको कटिंग कर लेते हैं तो हमारे पास आता है log of a ओवर log of c, तो हम इसको अब दोबारा से ये लिख सकते हैं log of a टू द बेस c, क्योंकि जब हमारे पास log के सामने a था और बेस में b था तो हमने उसको ओपन करके लिखा था log के मुताबिक log of a ओवर log of b। अब जब हमारे पास log of a ओवर log of c है तो हम इसे log के मुताबिक log of a सामने और c को बेस में लिख सकते हैं, तो ये हमारा करेक्ट ऑप्शन है। इसको हम देखते हैं कौन सा ऑप्शन है ये, तो पहले ऑप्शन में ये नहीं है, बी ऑप्शन में हमारे पास बी ऑप्शन है कि उसमें लिखा हुआ है log of a टू द बेस c, तो बी ऑप्शन जो है वो करेक्ट है। अब हमारा जो 10 पार्ट है उसमें उसने हमसे पूछा है log of x, अब उसने हमसे ये वाली साइड जो है, पहले ये दोनों जो हमारे MCQ है ना 9 और 10 वाले MCQ दोनों चेंज ऑफ द बेस फार्मूला से रिलेटेड हैं। पहले उसने हमें सॉल्व करने के लिए कहा था और हमने अब हमारे पास जो है ये वाली साइड गिवन है 10 वाले पार्ट में, अगर आप देखें ये जो है ये सिमिलर है इससे, तो अब इसको यूज़ करते हुए ओपन करना है हमने, तो अगर ओपन करें तो हमारे पास ये वैल्यू आती है। फॉर एग्जांपल यहाँ पर हमारे पास log of x टू द बेस y है, तो इस पार्ट को यूज़ करें आप स्टूडेंट्स और इसको सॉल्व करेंगे, नहीं log of x ओवर log of y। तो यहाँ पर log of x कहाँ है देखते हैं, पहले ऑप्शन में नहीं है, बी ऑप्शन में नहीं है, सी ऑप्शन में log of x ओवर log of y है, सी ऑप्शन करेक्ट है। यहाँ पे बेसिस सेम है, चेंज ऑफ द बेस फॉर्मूला हमारे पास के मुताबिक यहाँ पर बेसिस का सेम होना ज़रूरी है। स्टूडेंट्स मैं यहाँ पर चेंज ऑफ द बेस फॉर्मूला आपकी आसानी के लिए यहाँ पे लिख देती हूँ। log ऑफ चेंज ऑफ बेस फॉर्मूला हमारे पास दो हैं, log ऑफ n टू द बेस a इज इक्वल टू log ऑफ n टू द बेस b मल्टीप्लाई बाय log ऑफ b टू द बेस a। एक ये हमारे पास फॉर्मूला है और एक हमारे पास फॉर्मूला है जो डिवीजन की फॉर्म में है कि log ऑफ n टू द बेस a इज इक्वल टू log ऑफ n ओवर log ऑफ a होता है और बेस जो है वो सेम होती है। तो यहाँ पर अगर आप देखें तो इस लॉ के मुताबिक हमारा जो ऑप्शन सी है वो करेक्ट है। स्टूडेंट्स हम क्वेश्चन नंबर 2 करते हैं रिव्यू एक्सरसाइज का। क्वेश्चन नंबर 2 है कंप्लीट द फॉलोइंग, यानी हमारे पास कुछ सेंटेंसेस जो हैं स्टेटमेंट्स गिवन है उन्हें हमने कंप्लीट करना है। तो इन स्टेटमेंट्स में फर्स्ट स्टेटमेंट है फॉर कॉमन लॉगरिदम। कॉमन लॉगरिदम कैसे लॉगरिदम थे जिनकी बेस जो है वो 10 होती है। तो फॉर कॉमन लॉगरिदम द बेस इज
उसने फर्स्ट स्टेटमेंट ही ये पूछ ली है कि कॉमन लॉगरिदम में बेस क्या होती है, जबकि हम जब क्वेश्चन स्टेटमेंट पढ़ रहे होते हैं तो स्टूडेंट्स हमें उसके हर टर्म का मतलब पता होना चाहिए, तभी हम उसका आंसर कर सकते हैं। तो यहाँ पर पूछा है फॉर कॉमन लॉगरिदम, तो मुझे फौरन जहन में आया कॉमन लॉगरिदम में बेस क्या होती है 10, तो यहाँ पर मैं लिखूंगी बेस इज 10। सेकेंड स्टेटमेंट है द इंटीग्रल पार्ट ऑफ अ कॉमन लॉगरिदम ऑफ अ नंबर इज कॉल्ड। इंटीग्रल पार्ट का पहले पता होना चाहिए आपको, और कि इंटीग्रल पार्ट क्या होता है। यहाँ मैं एक नंबर लिखने लगी हूँ 0 पॉइंट, यहाँ पे एक नंबर लिखते हैं 143.321। स्टूडेंट्स ये एक नंबर है, ये मैं आपको सेकेंड स्टेटमेंट समझाने के लिए लिखा है। इसके दो पार्ट हैं इस नंबर के। इस पार्ट को जो डेसिमल की लेफ्ट साइड पर है इसको कहते हैं इंटीग्रल पार्ट, इंटीग्रल का सिर्फ अभी मतलब बता रही हूँ आपको, और जो डेसिमल के दूसरी साइड पर होता है, राइट साइड पर होता है, उसको कहते हैं डेसिमल पार्ट। ये हमारा है डेसिमल पार्ट। तो अब हमने जब लॉग निकाला था, फाइंड आउट किया था किसी भी नंबर का, तो हम जो इंटीग्रल पार्ट था उससे हम क्या फाइंड आउट करते थे, कैरेक्टरिस्टिक्स फाइंड आउट करते थे। तो यहाँ पर क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछा है उसने स्टेटमेंट में, द इंटीग्रल पार्ट ऑफ अ कॉमन लॉगरिदम ऑफ अ नंबर इज कॉल्ड। इंटीग्रल पार्ट को हमने क्या कहा था कॉमन लॉगरिदम के, जब हम लॉगरिदम फाइंड आउट करते थे तो इंटीग्रल पार्ट को हम कहते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स। तो हमने कैरेक्टरिस्टिक्स कहते हैं जब हम कॉमन लॉगरिदम लेते हैं किसी भी नंबर का। तो हमारे पास जो आंसर आता है, फॉर एग्जांपल एक आंसर आया है 2.326, ये लॉगरिदम है, कॉमन लॉगरिदम है नंबर का। तो यहाँ पर इसका जो इंटीग्रल पार्ट है इस वक्त, इसको हम कैरेक्टरिस्टिक्स कहते हैं। और ये कैरेक्टरिस्टिक्स हम किसी भी नंबर के इंटीग्रल पार्ट से ही फाइंड आउट करते हैं। तो यहाँ पर स्टूडेंट्स जो ये फॉर एग्जांपल हमारे पास कोई लॉग आया है किसी भी नंबर का, उसका जो इंटीग्रल पार्ट है वो 2 है और वो कहलाता है कैरेक्टरिस्टिक्स। तो यहाँ मैंने लिख दिया कैरेक्टरिस्टिक्स। थ्री स्टेटमेंट कहते हैं द डेसिमल पार्ट। डेसिमल पार्ट अभी मैंने आपको बताया कौन सा पार्ट होता है, जो डेसिमल की राइट साइड पे होता है वो डेसिमल पार्ट होता है। डेसिमल पार्ट ऑफ कॉमन लॉगरिदम ऑफ अ नंबर इज कॉल्ड, यानी कोई भी लॉगरिदम लिया है कॉमन लॉगरिदम किसी नंबर का, उसका जो डेसिमल पार्ट है, फॉर एग्जांपल यहाँ मैंने ये लॉग एक लेट किया हुआ था, यहाँ पे जो डेसिमल पार्ट है इसको हम क्या कहते थे, मेंटीसा, क्योंकि लॉग जो है दो क्वांटिटी से मिलके बनता है, कैरेक्टरिस्टिक्स प्लस मेंटीसा जो है वो बनाती हैं, इक्वल होती हैं लॉग के। तो यहाँ पर डेसिमल पार्ट क्या है, मेंटीसा। स्टूडेंट्स फोर्थ पार्ट को देखें तो हमारे पास गिवन है x इज इक्वल टू लॉग ऑफ y, देन y इज कॉल्ड डैश ऑफ x, यानी अगर x जो है वो लॉग ऑफ y है, अगर x की वैल्यू क्या है वो लॉग ऑफ y के इक्वल है, तो अगर आप y फाइंड आउट करना चाहें तो वो क्या होगा x का, वो होगा एंटी लॉग। वो किस तरह से, वो इस तरह से फाइंड आउट कर लेते हैं कि मैं फोर्थ वाले पार्ट को यहाँ पे थोड़ा सा बता देती हूँ। जब हमने हमारे पास है x इज इक्वल टू लॉग ऑफ y, अगर हमने y को फाइंड आउट करना हो तो वो कैसे लेते हैं हम, यहाँ पर हम लेते हैं टेक एंटी लॉग बोथ साइड्स, लॉग साइड एंटी लॉग ऑफ x, और यहाँ पे ये लॉग एंटी लॉग की वजह से कैंसिल हो गया और y आ गया। इट मीन्स क्या y यहाँ पर क्या है, y इज कॉल्ड एंटी लॉग ऑफ x। तो यहाँ पर अगर हम इस स्टेटमेंट से देखें तो x क्या है, लॉग ऑफ y। अगर आप इस स्टेटमेंट से देखें जो मैंने अब बनाई है, तो यहाँ पर y क्या है, एंटी लॉग ऑफ x है, यानी y से मैंने लॉग खत्म किया तो यहाँ पर एंटी लॉग आ गया। तो इसका मतलब है x और y क्या हैं, लॉग और एंटी लॉग हैं। तो यहाँ पे लिख देते हैं एंटी लॉग ऑफ x। फिफ्थ पार्ट है इफ द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द लॉगरिदम ऑफ अ नंबर इज 2 बार, यानी 2 किसको शो कर रहा है, नेगेटिव 2 को, दैट नंबर विल हैव डैश जीरोस इमीडिएटली आफ्टर द डेसिमल पॉइंट। ये जो हमारे पास फिफ्थ और सिक्स्थ वाला है स्टूडेंट्स, इसको मैं यहाँ पर आपको इस तरह से समझाऊंगी कि हम जब भी कैरेक्टरिस्टिक्स निकालते थे, लॉगरिदम की फाइंड आउट करते थे किसी भी नंबर को देखते हुए, वो किस तरह से करते थे। दो केसेस थे, एक में नंबर ग्रेटर देन 1 होता था, एक में नंबर लेस देन 1 होता था। यहाँ पे जो नंबर ग्रेटर देन 1 था, फॉर एग्जाम्पल वो नंबर है 246.91। इसकी जब हम कैरेक्टरिस्टिक्स फाइंड आउट करते थे, ये नंबर है कोई भी जिसका हम लॉग फाइंड आउट करना चाहते हैं, तो इसकी जो कैरेक्टरिस्टिक्स फाइंड आउट करते थे वो हम इंटीग्रल पार्ट के नंबर ऑफ डिजिट्स को देखते थे। अगर नंबर ऑफ डिजिट्स जितने भी होते थे उनसे एक कम कर देते थे, लेस कर देते थे 1 को, तो वो हमारी आती थी कैरेक्टरिस्टिक्स। तो यहाँ पे कितने डिजिट्स हैं, 1 2 3, एक कम करें डिजिट तो कितना आता है 2, कैरेक्टरिस्टिक्स हमने कहा था 2 है। अब यहाँ पर लेस देन वाले केस में भी हम देख लेते हैं 0.00291,
ये एक नंबर है जो लेस देन 1 है। इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स हम इस तरह से बताते थे कि जो डेसिमल पार्ट के राइट साइड पे जीरोस होते थे उनसे हम एक नंबर जो है वो ज़्यादा करके बताते थे कैरेक्टरिस्टिक्स को। तो यानी यहाँ पर कितने जीरोस हैं, 1 और 2 डेसिमल की राइट साइड पर। 2 जीरोस हैं तो इनसे 1 ज़्यादा करें तो बनता है 3 और ऊपर लगाते थे बार। अब स्टूडेंट्स यहाँ पे कोई स्टेटमेंट देखते हैं कि स्टेटमेंट में क्या पूछा गया है। स्टेटमेंट में पूछा गया है इफ द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द लॉगरिथम ऑफ अ नंबर इज 2 बार, यानी कि उस नंबर की कैरेक्टरिस्टिक्स के है 2, तो दैट नंबर विल हैव कितने जीरोस होंगे। हम जो कैरेक्टरिस्टिक्स थे वो हमेशा एक ज़्यादा लेते थे जीरो से, तो इसका मतलब है यहाँ 2 कैरेक्टरिस्टिक्स है तो 0 1 होगा। तो यहाँ 1 जीरोस हैं इमीडिएटली आफ्टर द डेसिमल पॉइंट। ये इस तरह से है। कोई एक नंबर मैं लिखने लगी हूँ जिसकी कैरेक्टरिस्टिक्स ये 2 है। फॉर एग्जाम्पल 0.0234 ये एक नंबर था। तो यहाँ पर अगर आप देखें तो अगर मैं इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स कहूँ कि इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स है 2, जैसे कि यहाँ पर है 2, तो ये 2 किस तरह से आई है, डेसिमल के बाद कितने जीरोस हैं, 1, इससे एक ज़्यादा हम कैरेक्टरिस्टिक्स लेते हैं तो वो 2, तो जीरोस कितने हैं 1, इसलिए मैंने यहाँ लिखा 1। अब स्टेटमेंट 6 देखें तो कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द लॉगरिथम ऑफ अ नंबर इज 1। अगर कैरेक्टरिस्टिक्स जो है वो 1 है तो दैट नंबर विल हैव डैश डिजिट्स इन इट्स इंटीग्रल पार्ट। तो अब हमने क्या बताना है, यहाँ ये कह रहा है कि अगर कैरेक्टरिस्टिक्स जो है ना लॉगरिथम की नंबर की वो 1 है, यानी ये पॉजिटिव नंबर की बात कर रहा है क्योंकि कैरेक्टरिस्टिक्स यहाँ पॉजिटिव है, तो वो नंबर में कितने डिजिट्स होंगे यहाँ पर उसके इंटीग्रल पार्ट में। हमने पढ़ा था, ये मैंने जो अभी आपको डिस्कस किया है, इंटीग्रल पार्ट में नंबर ऑफ डिजिट्स से हम हमेशा एक कम कैरेक्टरिस्टिक्स को कहते हैं। तो यहाँ पर अगर कैरेक्टरिस्टिक्स 1 है तो डिजिट्स 2 होंगे, तो यहाँ मैं लिखती हूँ 2 डिजिट्स इन इट्स इंटीग्रल पार्ट। उसके इंटीग्रल पार्ट में अगर ये देखिए मैं ऐसे लिख देती हूँ 2 डिजिट्स हैं तो इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स है 1। तो इस तरह से हमारे क्वेश्चन नंबर 1 और 2 जो है वो कंप्लीट हो गए हैं। स्टूडेंट्स, आज इस लेक्चर में हमने रिव्यू एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 1 और 2 जो है वो सॉल्व किया है और कुछ कॉन्सेप्ट्स को जो है वो रिवाइज किया है। जैसे हमने लॉगरिथमिक फॉर्म की इक्विवेलेंट फॉर्म एक्सपोनेंशियल फॉर्म को रिवाइज किया है। इसके अलावा हमने लॉज ऑफ लॉगरिथम्स को रिवाइज किया क्वेश्चन नंबर 1 में, और हमने कैरेक्टरिस्टिक्स और मेंटीसा जो है उसको रिवाइज किया कि किस तरह से लॉग को फाइंड आउट करने के लिए हमारे पास कैरेक्टरिस्टिक्स और मेंटीसा की वैल्यू फाइंड आउट करनी होती है। नेक्स्ट लेक्चर में हम इस रिव्यू एक्सरसाइज के कुछ और क्वेश्चंस को करेंगे। सी यू अगेन इन नेक्स्ट लेक्चर।